कागजों पर भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े इतने सटीक और शानदार हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं थे। लेकिन ठीक उसी समय हजारों किलोमीटर दूर मंडरा रहा युद्ध का एक खतरा भारत के शेयर बाजार से रातों रात 52,000 करोड़ रुपए साफ कर देता है। सतह पर देखने से ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग घटनाएं लगती हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब एक तरफ अर्थशास्त्रियों के बंद कमरों में चल रही जीडीपी की एकदम वैज्ञानिक गणना है और दूसरी तरफ बाजार में मची निवेशकों की अफरा तफरी। तो इस गहन चर्चा में स्वागत है। ये कोई आम न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, बल्कि ये उन सीखने वालों के लिए है जो खबरों की सतह से नीचे जाकर असल कहानी और उसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हैं। सही कहा। और आज हमारे पास चर्चा के लिए बहुत ही बेहतरीन सामग्री है। हाँ, आज की इस चर्चा में 20 मार्च 2026 के 3 बेहद दिलचस्प स्रोतों का एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। पहला, जीसी मन्ना द्वारा नई जीडीपी सीरीज पे लिखा गया एक बेहद तकनीकी लेकिन जरूरी विश्लेषणात्मक लेख। दूसरा, शेयर बाजार के क्रैश और हमारी वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक ईमानदारी पर लिखा गया एक तीखा संपादकीय। और तीसरा, रमेश सिद्दीकी का वो लेख जो मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनाव और ईरान के हालिया फैसलों के सामाजिक प्रभाव पर रोशनी डालता है। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें भारत के इन नए सुधरते आर्थिक आंकड़ों, शेयर बाजार में आई अचानक गिरावट और मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच के डॉट्स को जोड़ना है। और इस जटिल जाल को सुलझाने के लिए, इसके पीछे के क्यों और कैसे कुछ समझने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो इस पूरी स्थिति को किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? देखिए, आज के विषय की जटिलता इस बात में है कि दुनिया अब अलग अलग डिब्बों में काम नहीं करती। मतलब एक तरफ हम अपनी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं ताकि डेटा सटीक हो। जी हाँ, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि डेटा सटीक हो। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला या जो हमारी सप्लाई चेन है वो इतनी नाजुक है कि दुनिया के किसी एक कोने में पनपा अविश्वास दूसरे कोने की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज की चर्चा सिर्फ अर्थशास्त्र के फॉर्मूलों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में नहीं है। मैं तो कहूंगी कि ये इस बारे में है कि कैसे डेटा, संस्थागत नैतिकता और वैश्विक भरोसा, ये तीनों अदृश्य ताकतें मिलकर हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी नौकरियों और हमारे बाजारों को चला रही हैं। जब इनमें से एक भी धागा टूटता है तो पूरी व्यवस्था कैसे हिल जाती है, यही आज की सबसे बड़ी पहेली है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस धागे की जो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को मापता है, यानी जीडीपी की नई सीरीज। इसे समझने के लिए एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। हाँ, वो उदाहरण बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा है जैसे 1990 के दशक की किसी किराने की पर्ची के आधार पर आज के जमाने के खान-पान का खर्च निकालना। अरे बाप रे, तब तो एवोकाडो या ओट मिल्क जैसी चीजें होती ही नहीं थी। वही तो। 1990 की पर्ची में एवोकाडो या स्मार्टफोन का इंटरनेट रिचार्ज तो लिखा नहीं होगा। अगर हम आज की महंगाई को उस पुरानी पर्ची से मापेंगे तो नतीजे बिल्कुल गलत आएंगे, है ना? एकदम 100% गलत आएंगे। ठीक इसी तरह भारत ने अपने जीडीपी को मापने का आधार वर्ष या बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। मतलब अब अर्थव्यवस्था को मापने के लिए आज के जमाने की पर्ची का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और स्रोत में दिए गए नए आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 के लिए हमारी जीडीपी 261.18 लाख करोड़ रुपए, 23-24 के लिए 289.84 लाख करोड़ रुपए और 24-25 के लिए 318.07 लाख करोड़ रुपए आकी गई है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो कमी वाली बात ना जी, वो ये है कि ये नए आंकड़े पुरानी सीरीज के मुकाबले लगभग 3% से 4% कम हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर में एक शानदार उछाल दिखा है। 2023-24 में 12.7% और 24-25 में 9.3% की ग्रोथ। तो ये आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, बल्कि ये बता रहा है कि हम उसे मापने की अपनी गलतियों को कैसे सुधार रहे हैं। मतलब पुरानी प्रणाली में कुछ खामियां थीं? बहुत बड़ी तकनीकी खामी थी, जिसे अब डबल डिफ्लेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पद्धति को अपनाकर दूर किया गया है। अब ये डबल डिफ्लेशन क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल।
मान लीजिए एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। पुरानी प्रणाली में हम मुख्य रूप से ये देखते थे कि फैक्ट्री से जो शर्ट बनकर निकली उसकी कीमत बाजार में कितनी बढ़ी है। तैयार माल की कीमत। सही, लेकिन हम ये भूल जाते थे कि उस शर्ट को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगा, जैसे कपास या धागा, उसकी कीमत में कितना उतार चढ़ाव आया। अच्छा, तो अगर कपास बहुत महंगा हो गया लेकिन शर्ट की कीमत उतनी नहीं बढ़ी तो असल में फैक्ट्री का मुनाफा कम हुआ है। पहले का सिस्टम इस बारीकी को नहीं पकड़ पाता था। ओहो। अब डबल डिफ्लेशन के तहत कच्चे माल की महंगाई और तैयार माल की महंगाई दोनों को अलग अलग एडजस्ट किया जाता है। इससे हमें असली ग्रोथ का पता चलता है, ना कि सिर्फ कागजी ग्रोथ का। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, मतलब हवा निकालकर असली तस्वीर दिखाना। इसीलिए कुछ आंकड़े पुराने सीरीज से कम दिख रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और लेख में एक और बड़े बदलाव का जिक्र है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA डेटाबेस का उपयोग। बताया गया है कि अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या जिसे LLP कहते हैं, उसको बहुत ही व्यापक तरीके से इसमें शामिल किया गया है। ये LLP वाला मामला पहले अर्थव्यवस्था की नजरों से कैसे बचा हुआ था? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। LLP असल में वो मंझोली कंपनियां होती हैं जो ना तो बहुत छोटी दुकानों की श्रेणी में आती है और ना ही बहुत बड़े कॉर्पोरेट घरानों की श्रेणी में। जैसे वकीलों की कोई फर्म हो गई। हाँ, या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का समूह। पहले हमारी डेटा जुटाने की प्रणाली इन मंझोले व्यापारों को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाती थी। तो उनका डेटा कैसे आता था? उन्हें अक्सर किसी एक मुख्य काम से जोड़कर उनके सारे मुनाफे का बस अंदाजा लगा लिया जाता था, जो कि काफी भ्रामक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब MCA डेटाबेस के सीधे इस्तेमाल से इन हजारों LLP के असली वित्तीय आंकड़े सीधे GDP गणना में आ रहे हैं। अलग अलग गतिविधियों से होने वाली कमाई को अलग अलग मापा जा रहा है। मतलब ये अर्थव्यवस्था के उस हिस्से पर रोशनी डालने जैसा है जो सालों से एक धुंधलके में था। बिल्कुल सटीक कहा। लेकिन हर नए सिस्टम की तरह इस नई चमकती हुई प्रणाली में भी कुछ गहरे अंधेरे कोने हैं। स्रोत में असंगठित क्षेत्र या हाउसहोल्ड सेक्टर के डेटा को लेकर कुछ विसंगतियों का जिक्र किया गया है, और ये विसंगति छोटी-मोटी नहीं है। हाँ, यही इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। जब हम बड़ी कंपनियों का डेटा जुटाते हैं तो वो आसान होता है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट इंटरनेट पर मौजूद होती है, सब कुछ दर्ज होता है वहाँ। जी। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे छोटे कारखाने, दिहाड़ी मजदूर, उनका डेटा जुटाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। लेख में ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रति वर्कर का एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिया गया है, जिसे GVAPW कहते हैं। हाँ, आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक अकेला मजदूर एक साल में अर्थव्यवस्था में कितने रुपए का नया मूल्य या वैल्यू जोड़ रहा है। और यहीं पर वो अजीब व गरीब आंकड़ा सामने आता है। जो लोग नंबरों को ध्यान से देखते हैं वो इसे सुनकर चौंक जाएंगे। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में एक वर्कर का ये मूल्य 2021-22 में 1,63,078 रुपए था। अगले ही साल 22-23 में ये अचानक उछलकर 2,55,447 रुपए हो गया। और फिर 23-24 में? हाँ, 23-24 में ये धड़ाम से गिरकर 2,01,930 रुपए रह गया। यही वो जगह है जहां डेटा अपने ही बुने हुए जाल में उलझ जाता है। एक ही सेक्टर में साल दर साल इतना भारी उतार चढ़ाव किसी भी सामान्य आर्थिक परिस्थिति में संभव नहीं है। मतलब या तो कोई चमत्कार हुआ है, या फिर इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो रबर और प्लास्टिक फैक्ट्री के मजदूरों ने एक साल में कोई चमत्कारिक मशीन खोज ली और अगले साल उसे भूल गए, जो कि नामुमकिन है। बिल्कुल। या फिर हमारे सर्वे और डेटा इकट्ठा करने के तरीके में कोई बहुत बड़ी खामी है। बिहार जैसे राज्य के मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों में भी इसी तरह की भयानक अस्थिरता देखी गई है, जहां ग्रोथ रेट एक साल आसमान छूती है और अगले साल पाताल में चली जाती है। हाँ, लेकिन रुकिए, अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर बुनियादी डेटा में इतनी भयानक अस्थिरता है, एक साल नंबर आसमान पर, दूसरे साल जमीन पर, तो क्या राज्य सरकारों के स्तर पर नीतियां बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्य सरकारें तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपने सालाना बजट और कल्याणकारी योजनाएं तय करती हैं।
अगर रबर या प्लास्टिक उद्योग का डेटा ही ये तय नहीं कर पा रहा कि वहाँ मजदूर कितना कमा रहे हैं, तो उन मजदूरों की भलाई के लिए योजनाएं कैसे बनेंगी? देखिए, नीति निर्माताओं की भी यही सबसे बड़ी उलझन है। जब बुनियादी डेटा इस तरह छलांगे मारता है तो कोई भी सरकार 5 साल की लंबी योजना नहीं बना सकती। जिसकी नींव की मिट्टी हर साल अपना आकार बदल लेती है। बहुत सही तुलना की है। इसीलिए लेख में एक बहुत ही ठोस सुझाव दिया गया है। वो रोटेटिंग पैनल वाला? जी हाँ। सुझाव ये है कि सर्वे के डिजाइन में रोटेटिंग पैनल का इस्तेमाल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिन कारखानों या मजदूरों का सर्वे इस साल किया गया है, उनमें से एक बड़े हिस्से का सर्वे अगले साल भी किया जाए। तो कि एक निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल, ताकि ऐसे बेतुके उतार चढ़ाव से बचा जा सके। सटीक डेटा महज अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं होता, ये जमीन पर आम आदमी तक पहुंचने वाली सरकारी मदद का रास्ता तय करता है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी अर्थव्यवस्था के इस पूरे ढांचे को, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डीबग कर रहे हैं, कागजों पर डेटा सुधार रहे हैं, लेकिन ये सारा विज्ञान, ये सारी सटीकता धरी की धरी रह जाती है जब वास्तविक दुनिया की घटनाएं हमारे सिस्टम को जोरदार झटके देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाजार सिर्फ कागजों से नहीं चलता। सटीक डेटा इस बात की गारंटी नहीं है कि पैसा देश में टिकेगा ही। और इसी विचार के साथ हम अपनी चर्चा के दूसरे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बाजार का क्रैश और हमारी वित्तीय संस्थाओं की स्थिति। 19 मार्च 2026 की तारीख बीएसई में अचानक 2000 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। संपादकीय बताता है कि बाजार में इस वक्त वैसी ही घबराहट और खौफ है जैसा कोविड लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में देखा गया था। वो दौर तो कोई भूल नहीं सकता। हाँ, और विदेशी निवेशकों ने तो जैसे भागने की होड़ लगा दी है। हाँ। पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने 52,704 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। हाँ। ये कोई सामान्य प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये एक पैनिक है। आखिर ये पैसा अचानक भाग क्यों रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें उस कैपिटल फ्लाइट या पूंजी के पलायन के तंत्र को समझना होगा। देखिए, विदेशी निवेशक किसी एक देश के सगे नहीं होते। वो तो मुनाफे के सगे होते हैं। जी, वे हमेशा उस जगह की तलाश में रहते हैं जहां जोखिम सबसे कम हो और मुनाफा सुरक्षित हो। मध्य पूर्व में जो युद्ध की स्थिति है, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डरा दिया है। और भारत तो तेल के लिए काफी निर्भर है बाहर पर। बिल्कुल, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, अपने कारखानों को चलाने के लिए विदेशी तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। जैसे ही कच्चे तेल के आयात पर संकट के बादल मंडराते हैं, विदेशी निवेशकों को लगता है कि भारत में उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और कंपनियों का मुनाफा गिर जाएगा। तो इसलिए वे अपना पैसा यहाँ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाना चाहते हैं। हाँ, यही पैनिक का मुख्य कारण है। लेकिन वो सुरक्षित जगह इस बार कहाँ है? संपादकीय में बताया गया है कि चांदी और सोने के भाव भी गिरे हैं, जो आमतौर पर संकट के समय सुरक्षित माने जाते हैं। तो फिर ये 52,000 करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है। इसका एक बड़ा कारण अमेरिका का फेडरल बैंक है। युद्ध के इस वैश्विक तनाव को देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं। तो पैसा अमेरिका वापस जा रहा है। बिल्कुल। जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सरकारी बॉन्ड्स पर अच्छा और सुरक्षित रिटर्न मिल रहा हो, तो निवेशक विकासशील देशों के शेयर बाजारों का जोखिम क्यों उठाएंगे? वो अपना पैसा भारत से निकालते हैं और अमेरिकन बॉन्ड्स में डाल देते हैं। अच्छा, हालांकि भारत ने अपनी तरफ से चतुराई दिखाते हुए रूस और ऑस्ट्रेलिया से गैस मंगाकर अपनी ऊर्जा आपूर्ति को संभालने की पूरी कोशिश की है। हाँ, लेकिन निवेशकों के मनोवैज्ञानिक खौफ को सिर्फ गैस के टैंक भरकर शांत नहीं किया जा सकता। ये खौफ की बात तो समझ आती है। युद्ध देश के बाहर हो रहा है तो निवेशक घबरा रहे हैं, लेकिन ये एक सवाल जो संपादकीय ने उठाया है और जो सीधा हमारी अपनी व्यवस्था पर चोट करता है, वो ये है कि क्या हमारी आंतरिक आर्थिक व्यवस्थाएं इन बाहरी झटकों को सहने के लिए पूरी तरह ईमानदार और मजबूत हैं? ये बहुत अहम मुद्दा है। संपादकीय में एक घटना का बहुत ही प्रमुखता से जिक्र है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। HDFC बैंक, जो देश का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता है, वहां के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का अचानक इस्तीफा हो जाना। जी। और इस्तीफे का कारण कोई स्वास्थ्य समस्या या रिटायरमेंट नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं और व्यवस्थाएं थीं जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मध्य पूर्व का युद्ध है
और दूसरी तरफ एक बैंक चेयरमैन का अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना, ये दोनों बातें इस क्रैश से कैसे जुड़ती हैं? देखिए, ये दोनों बातें एक अदृश्य गोंद से जुड़ी हैं, जिसे संस्थागत भरोसा या इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कहते हैं। संस्थागत भरोसा। हाँ, जब वैश्विक बाजार में युद्ध की वजह से घबराहट होती है, तो विदेशी पूंजी ऐसे देशों की तलाश करती है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से बढ़ रहे हों, बल्कि जिनकी संस्थाएं पारदर्शी और बेदाग हों। और भारत तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में हमारी वित्तीय संस्थाओं की नैतिकता ही वो शॉक एब्जॉर्बर है जो वैश्विक झटकों से देश को बचाती है। अगर विदेशी निवेशकों को ये लगता है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक के शीर्ष नेतृत्व में ही पारदर्शिता या नैतिकता को लेकर कोई बड़ा विवाद चल रहा है, तो उनका भरोसा टगमगा जाता है। जी, वे सोचते हैं कि अगर इतनी बड़ी संस्था में अंदरूनी गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो संकट के समय हमारा पैसा यहाँ कितना सुरक्षित है। यानी बात सिर्फ पैसे के प्रबंधन की नहीं है, बल्कि उस नियत की है जो उस पैसे को संभाल रही है। एकदम सही। युद्ध और बाहरी संकट के समय किसी भी देश में जमाखोरी, कालाबाजारी और अनुचित मुनाफाखोरी जैसी प्रवृत्तियां सिर उठाने लगती हैं। ऐसे समय में मजबूत और नैतिक वित्तीय संस्थाएं ही अर्थव्यवस्था को स्थिर रखती हैं। अतनु चक्रवर्ती का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं है, यह पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक वेकअप कॉल है कि सिर्फ आंकड़े सुधारना काफी नहीं। जी हाँ, यह बताता है कि केवल विकास दर के शानदार आंकड़े दिखा देना ही काफी नहीं है। उन आंकड़ों को हकीकत में बदलने वाली संस्थाओं का नैतिक रूप से मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना ईमानदारी और पारदर्शिता के कोई भी आर्थिक ढांचा, चाहे उसका जीडीपी डेटा कितना भी सुधारा गया हो, ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। बिल्कुल। विदेशी निवेशकों के 52,000 करोड़ रुपए निकालने के पीछे सिर्फ युद्ध का डर नहीं है, बल्कि इस बात का भी अविश्वास है कि क्या ये तंत्र उस झटके को ईमानदारी से सह पाएगा। और अर्थव्यवस्था में आई इस घबराहट, इस अविश्वास और टूटे हुए भरोसे का जो सबसे बड़ा मूल कारण है, वो मध्य पूर्व का भू राजनीतिक तनाव ही है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से असल में इस पूरी अस्थिरता का जन्म होता है। जी, जो कि रमेश सिद्दीकी का लेख है। हाँ, और देखिए, रमेश सिद्दीकी के लेख का विश्लेषण करते समय ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी देश, पक्ष या विचारधारा के सही या गलत होने का फैसला नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा काम ये तय करना नहीं है कि कौन सा देश अपनी जगह सही है। हमारा काम सिर्फ विश्लेषण करना है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य केवल और केवल स्रोत सामग्री में व्यक्त किए गए तथ्यों के आधार पर यह समझना है कि इन भू राजनीतिक फैसलों का वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस सब का क्या मतलब है? रमेश सिद्दीकी अपने लेख में युद्ध की विभीषिका के एक ऐसे सामाजिक पहलू को सामने लाते हैं जिस पर अक्सर मुख्यधारा की खबरों में बात नहीं होती। वो ईरानी नागरिकों वाला मुद्दा। हाँ, ईरान इस समय जो आक्रामक कदम उठा रहा है, उसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक और नैतिक प्रभाव खुद ईरान के लोगों पर ही पड़ रहा है। लेख विस्तार से बताता है कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में लाखों की संख्या में ईरानी नागरिक पीढ़ियों से बसे हुए हैं। दुबई जैसे शहरों में दशकों से इन लोगों की व्यापारिक उपस्थिति है। बिल्कुल, वहां उन्होंने अपना घर, अपना जीवन, अपने व्यापार खड़े किए हैं। लेकिन जरा उस मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में सोचिए, जब ईरान अपने ही पड़ोसी देशों पर, जहां उसके अपने लोग आजीविका कमा रहे हैं, हमले करता है या धमकियां देता है। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है। अचानक उन ईरानी नागरिकों के सामने अपनी पहचान और अपनी सुरक्षा को लेकर एक गहरा सामाजिक संकट खड़ा हो जाता है। जिस देश ने उन्हें आजीविका दी, उसी देश पर उनका मूल देश हमला कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और आत्मरक्षा के अधिकार की सीमाओं से जुड़ा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हर संप्रभु देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार देती है। ईरान का ये तर्क है कि वो इन पड़ोसी देशों की सरकारों या वहां के आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है। तो फिर किसे निशाना बना रहा है? उसका कहना है कि वो उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है जो उसके लिए खतरा है। लेकिन ये तर्क कागज पर जितना सीधा लगता है, जमीन पर उतना ही जटिल है। जटिल कैसे? क्योंकि अगर निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने हैं, तो आम नागरिकों में खौफ क्यों है? क्योंकि जब आसमान से मिसाइलें और ड्रोन गुजरते हैं, तो वो ये पूछकर नहीं गिरते कि नीचे कौन खड़ा है। बात तो सही है। जब किसी शहर के पास धमाके होते हैं, तो ये तर्क कोई मायने नहीं रखता कि निशाना कोई सैन्य बेस था।
अपनी रक्षा करना एक बात है, लेकिन युद्ध के दायरे को इस तरह बढ़ाना कि पड़ोस के आम नागरिक, जिनमें आपके अपने लोग भी शामिल हैं, दहशत में आ जाएं, ये बिल्कुल अलग बात है। इसे शायद असम्मित युद्ध कहते हैं ना? असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, जहां मनोवैज्ञानिक खौफ ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सैन्य दृष्टि से तो शायद ये ईरान की तात्कालिक रणनीति हो सकती है कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए, लेकिन नैतिक रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से ये एक ऐसा कदम है जो पूरे क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को तार तार कर रहा है। और इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने तक सीमित नहीं है। लेख में हॉर्मुज़ जलमार्ग या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के ईरान के फैसले की ओर बहुत ही गंभीरता से इशारा किया गया है। ये सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, और यही वो कड़ी है जो हमारी आज की पूरी चर्चा को जीडीपी से लेके शेयर बाजार तक आपस में जोड़ देती है। हॉर्मुज़ जलमार्ग ओमान और ईरान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल समुद्र के रास्ते भेजा जाता है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। 1/3? हाँ, ये वैश्विक तेल आपूर्ति और पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा या जुगलर वेन है। जब ईरान इसे बंद करने या इसमें व्यवधान पैदा करने की धमकी देता है, तो वो सिर्फ अपने पड़ोसियों को नहीं, तो दुनिया भर के कारखानों को बंद करने की धमकी दे रहा होता है। एकदम सही। इसी जीवन रेखा के कटने का डर है जो सीधे तौर पर हमारे शेयर बाजार के क्रैश और निवेशकों के 52,000 करोड़ रुपए निकालकर भागने से जुड़ा है। तो अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत में तेल महंगा होगा? तेल महंगा होगा, फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ेगी, और हमने चर्चा की शुरुआत में जो डबल डिफ्लेशन और शानदार जीडीपी ग्रोथ की बात की थी, वो सारे वैज्ञानिक आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। ये तो एक पूरा चक्र है। लेख में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। युद्ध में टूटी हुई इमारतें फिर से बन सकती हैं, बंद हवाई अड्डे कुछ महीनों में फिर चालू हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था भी कुछ सालों में वापस पटरी पर आ सकती है। लेकिन देशों, समाजों और निवेशकों के बीच जो भरोसा एक बार टूट जाता है, उसे वापस आने में पीढ़ियां लग जाती हैं। युद्ध के बाद इतिहास ये नहीं देखता कि कितनी इमारतें गिरी, बल्कि ये देखता है कि पड़ोसियों के बीच कितना भरोसा बचा है। ये सच में पूरी व्यवस्था को झकझोर देने वाला विश्लेषण है। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घट रही घटनाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हमने शुरुआत की थी भारत की नई जीडीपी सीरीज से, जो ये बताती है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए पहले से कहीं अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर हमने स्टॉक मार्केट की घबराहट और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे के उदाहरण से ये समझा कि चाहे डेटा कितना भी सटीक हो, संकट के समय वित्तीय संस्थाओं में नैतिकता और संस्थागत भरोसा होना कितना जरूरी है। और अंत में ईरान और मध्य पूर्व के संकट से ये बिल्कुल साफ हो गया कि दुनिया के एक कोने में टूटा हुआ भू राजनीतिक भरोसा कैसे रातों रात दुनिया के दूसरे कोने में आजीविका और बाजार को तबाह कर सकता है। सब कुछ एक ही धागे से बंधा हुआ है। कोई भी देश अब अकेले अपने बुलबुले में सुरक्षित नहीं है। और इसी धागे को देखते हुए इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद सीधे तौर पर इन स्रोत सामग्रियों में नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत से स्वाभाविक रूप से उपजता है। जी बताएं। आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व के एक संकरे जलमार्ग के बंद होने की महज एक धमकी हमारे स्टॉक मार्केट को औंधे मुंह गिरा देती है और अर्थशास्त्रियों की सुधरी हुई आधुनिक जीडीपी गणनाओं को रातों रात चुनौती देने लगती है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस हाई स्पीड पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड दौर में देशों की भौगोलिक सीमाएं आर्थिक रूप से अप्रासंगिक या ऑब्सोलीट हो गई हैं? क्या हम अब सच में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां किसी एक देश की अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज बची ही नहीं है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस विषय को गहराई से समझने वाले हर व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में सीमाओं के भीतर की आंतरिक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व खत्म हो चुका है? जो लोग इस विषय के मूल को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये विचार एक नई बौद्धिक शुरुआत हो सकता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल कड़ियों के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा विषय है जो लगातार विकसित हो रहा है। नमस्कार।